नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत और रूस दो सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार देश हैं। दोनों ने बड़े से बड़े संकटों में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप समेत तमाम यूरोपीय देश रूस के खिलाफ हो गए, तो भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों की नज़ाकत को समझते हुए तमाम दबावों के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है। भारत के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती के तौर पर सामने आया था। एक और अमेरिका से करीबी भारत के लिए हर लिहाज से जरूरी साबित हो रही है। वहीं रूस के साथ उसके रिश्ते पुराने दिनों की मजबूत बुनियाद पर टिके हैं, इसीलिए वो भी उतने ही जरूरी हैं। जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस को सबक सिखाने के लिए उसके कच्चे तेल की बिक्री पर पाबंदी लगाई, तो भारत रूस की मदद के लिए आगे आया। पश्चिमी देशों की आलोचना और दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। रूस ने भी भारत को रियायती दरों पर तेल की सप्लाई पहुंचाई। भारत और रूस की आपसी जरूरतों ने दोनों देशों के बीच कच्चे तेल के कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारत ने यूक्रेन के साथ भी अपने संबंधों को बचाए रखा और रूस के साथ भी। इतना संतुलन एक साथ बनाए रखना आसान बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरे का 5वां दिन है और इस संबंधों में संतुलन के लिहाज से बहुत अहम इस दौरे को माना जा रहा है। एस जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस साल दोनों नेताओं के बीच ये 7वीं मुलाकात रही। G20 की बैठक, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक, आसियान और ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी लगातार संपर्क में हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों है कि मोदी रूस में होने वाली इस महत्वपूर्ण समिट लेवल बैठक के लिए खुद नहीं पहुंचे। दरअसल भारत और रूस के बीच एक सालाना शिखर सम्मेलन हर साल होती है, जिसमें एक बार रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो एक बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस जाते हैं। अभी तक ऐसे 21 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब प्रधानमंत्री मोदी इस सालाना शिखर सम्मेलन में खुद हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मोदी का आखिरी रूस का दौरा सितंबर 2019 में हुए शिखर सम्मेलन के लिए हुआ था। 2020 में कोरोना के कारण शिखर सम्मेलन हुआ ही नहीं। 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में पुतिन भारत दौरे पर आए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया था, आपको याद होगा, तो मोदी उस साल फिर रूस नहीं गए। इस साल सितंबर में G20 की बैठक हुई, जो कि दिल्ली में हुई, तो दुनिया के सभी बड़े देशों के प्रमुख भारत में थे, लेकिन तब पुतिन भारत नहीं आए थे। उनका प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। इस बार अब रूस में शिखर सम्मेलन था, लेकिन मोदी फिर मॉस्को नहीं गए और उनके तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब रूस और भारत इतने करीबी मित्र देश हैं, तो मोदी और पुतिन की शिखर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन कई देशों के दौरे पर जा चुके हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चीन और मध्य एशिया के कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन भारत नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बीच कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन रूस नहीं गए हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीतियों की तारीफ तक कर चुके हैं। आपको याद दिलाएं, इसी महीने 9 दिसंबर को पुतिन ने कहा कि मोदी रूस और भारत के रिश्तों की मुख्य गारंटी है। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मोदी को भारत के लोगों और भारत के राष्ट्रीय हितों से अलग कोई भी फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या दबाव में लाया जा सकता है। भारत और रूस के बीच हर क्षेत्र में संबंध बेहतर हो रहे हैं। जब दोनों नेताओं के बीच ऐसी करीबी और ऐसी दोस्ती है, तो फिर एक दूसरे के देशों के दौरे से ये दोनों नेता क्यों बच रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी तरह की कूटनीतिक मजबूरी है या ये कूटनीतिक समझदारी दोनों तरफों से दिखाई जा रही है? बैलेंसिंग तो
भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। जो भी सरकार रही है सत्ता में, उसने बैलेंसिंग फॉलो किया है। मगर मोदी का मॉस्को ना जाना इस साल, इसके पीछे और कारण हैं। पिछले महीने रूस की सरकार ने कहा था कि स्केड्यूलिंग इश्यूज के बजाय एनुअल समिट इस साल नहीं होगा। अगले साल दोनों लीडर्स पुतिन और मोदी अगले साल एनुअल समिट की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर मोदी की जगह मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजा है। जयशंकर इस समय मॉस्को में हैं और पुतिन जयशंकर से मिल रहे हैं। नॉर्मली पुतिन कभी विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी देश का विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हो, वो उनसे नहीं मिलते हैं। मगर एज एन एक्सेप्शन पुतिन जयशंकर से मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, और दूसरी बात यह है कि पुतिन ये कन्वे कर रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जब इस वक्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं, तो जाहिर तौर पर भारत और रूस के बीच हो रही इस बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका भी देख रहा होगा, चीन भी देख रहा होगा, इजराइल भी देख रहा होगा, यूक्रेन भी देख रहा होगा कि आखिरकार क्या होता है भारत और रूस के बीच होने वाली इस बातचीत में। खास बात यह कि आने वाले साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जहां तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 2024 में फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इरादा साफ कर दिया है। रूस के साथ भारत के संबंध सिर्फ पश्चिमी देशों के लिहाज से ही नहीं आंके जाने चाहिए, चीन के लिहाज से भी देखे जाने जरूरी हैं। चीन और भारत के बीच बीते कई साल से सीमा पर तनाव चरम पर है, लेकिन रूस के साथ चीन की दोस्ती और व्यापार लगातार मजबूत हुआ है। चीन भारत के मुकाबले बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूस का भारत के साथ जितना व्यापार इस साल हुआ है, उसका 4 गुना वो इस साल चीन से कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के बीच रूस के कुल तेल के निर्यात का आधा चीन ने खरीदा है, और इसके बाद दूसरा बड़ा खरीदार भारत है, लेकिन भारत चीन के मुकाबले काफी कम खरीद रहा है। दोनों ही देशों की पश्चिमी देशों के साथ खींचतान भी उन्हें रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के करीब ले आती है। रूस चीन के तरफ जा रहा है, ये भारत के हितों में नहीं है, और भारत लगातार अमेरिका को बोले जा रहा है कि आपकी नीति रूस को चीन के करीब भेज रही है। ये ना तो भारत के हित में, ना तो अमेरिका के हित में है। ये जो रूस चीन का जो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, ये इसका सिर्फ एक ही कारण है, अमेरिकन पॉलिसी। खूब सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने रूस पर, तो चीन रूस का बैंकर हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब रूस यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है सैंक्शंस के बजाय। तो जो चाइनीज करेंसी युआन है, उसमें अधिकतर रूस का ट्रेड हो रहा है। तो एक तो ये एक एग्जाम्पल है जिस तरह से चीन फायदा उठा रहा है अमेरिकन सैंक्शंस जो लगे हैं रूस के खिलाफ। जब भी अमेरिका सैंक्शंस लगाता है कोई भी कंट्री पर, उसका फायदा चीन ही उठाता है। म्यांमार पर देखिए, म्यांमार के सैंक्शंस का फायदा कौन उठा रहा है? चीन। जो सैंक्शन लगाए ईरान पर, उसका फायदा कौन उठा रहा है? चीन। तो अमेरिका अपने हितों को अंडरमाइन करता है जब सैंक्शन लगाता है दूसरे कंट्री पर, क्योंकि उसका डायरेक्ट फायदा चीन ही कैपिटलाइज करता है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच रूस और भारत की दोस्ती को कायम रखना दोनों ही देशों के लिए बड़ी चुनौती रही है। ये पुराने संबंधों की आधारशिला ही है कि ये दोस्ती लगातार कायम है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद
पत्रकारों के साथ बातचीत में कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कहा कि भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार आज तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दोनों नेताओं ने इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट पर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को शुरू करने की भी अहम जानकारी दी। International North-South Transport Corridor, which is in our interest, and not just in our interest, I think in the interest of the global economy, that this corridor progresses, and we certainly will give it the highest priority. You are right when you speak about a rebalancing world. I mean, I give you the example of India itself. I mean, today we are moving to be a $4 trillion economy, and if we are growing at 7.7% this year, a possibility of improved growth in the future. We do think the world is not what it was. Politics will have to change, the global order will have to change, international economy will have to change. And we appreciate very much that Russia is today a strong votary of a multipolar order. Also that it is supportive of a lot of positions that we take in our mutual interest in international politics. Thank you. एक ऐसे समय जब इजराइल हमास युद्ध ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है, जिसे G20 की बड़ी कामयाबी माना गया था, वैसे समय में भारत में चेन्नई से लेकर रूस में व्लादिवोस्टोक तक समुद्री रास्ते से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक नई उम्मीद बनकर सामने आ सकता है। चेन्नई से यह समुद्री रास्ता अंडमान निकोबार से होते हुए बंगाल की खाड़ी, मलक्का जल संधि और जापान सागर होते हुए व्लादिवोस्टोक पहुंचेगा। 5600 समुद्री मील यानी 10,300 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 10 से 12 दिन का होगा और रूस तक पहुंचने के मौजूदा रास्ते के मुकाबले छोटा और सस्ता भी होगा। मौजूदा जो रास्ता है वो मुंबई के बंदरगाह से सेंट पीटर्सबर्ग का है, जो अरब सागर से लाल सागर और स्वेज नहर होते हुए फिर भूमध्य सागर से यूरोप जाता है और वहां से पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। ये रास्ता 8,675 समुद्री मील यानी करीब 16,000 किलोमीटर लंबा है, जिसको तय करने में 16 से 18 दिन लगते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक विजन है। अब ये विजन कब ट्रांसलेट होगा इसके बारे में तो काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, मगर इस समय एक ही विजन है। विजन को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि कई कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये काफ़ी पैसा खर्च होगा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कौन कितना पैसा डालेगा इस कॉरिडोर में, इसके बारे में पहले एग्रीमेंट होनी चाहिए, फिर काम शुरू होना चाहिए। तो इस समय ये कॉरिडोर एक विजन ही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने कई नाजुक मौकों पर भारत को रास्ता दिखाया है। यही वजह है कि भारत किसी भी दबाव में आए बिना एक स्वतंत्र विदेश नीति पर काम करता रहा है। अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमाम विरोधाभासों के बीच दोनों से ही करीबी एक लगातार बनाए रखने वाले कूटनीतिक संतुलन है, जो आसान काम इस दौर में तो बिल्कुल नहीं है। इसी सब के बीच भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के एतराज़ों को दरकिनार कर रूस से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया था। रूस ने रियायती दर पर भारत को कच्चा तेल दिया भी था। हालांकि रूस का वो डिस्काउंट अब घट रहा है, तो भारत ने अपने व्यापारिक हितों के हिसाब से उससे तेल आयात भी कम कर दिया है। पिछले 3-4 महीनों में एक बार फिर भारत के पुराने तेल सप्लायर देश इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बढ़ गया है। जून में भारत अपने तेल आयात का 44.7% रूस से ले रहा था, जो सितंबर में 34.8% पर आ गया, कम हो गया, और अक्टूबर में तो और घटकर 31.9% हो गया। उधर अक्टूबर में इराक, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात का कुल हिस्सा भारत के तेल आयात में 44.1% हो गया और ये जून से लगातार बढ़ रहा है। ये तीनों देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं और इनका हिस्सा बढ़ना
ओपेक से भारत का तेल आयात बढ़ने का मुख्य कारण है। लेकिन ये दो देशों की करीबी और आपसी समझ ही है कि रूस से डिस्काउंट घटा तो भारत को भी उससे तेल आयात कम करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और दोनों के संबंध वैसे ही अभी भी सामान्य बने हुए हैं। वैसे एक और भी सवाल है, भारत अमेरिका से करीबी रणनीतिक संबंध बना चुका है, लेकिन हथियारों के मामले में अब भी वो सबसे ज्यादा रूस पर ही निर्भर है। भारत को अब भी 60% हथियारों की सप्लाई रूस से होती है। इस विरोधाभास से जूझना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। भारत अपने वेपन्स इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अधिकतर मेजर सिस्टम्स जो अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, पिछले 10 सालों की आप देखिए डिफेंस ट्रेड, वो इंपोर्ट्स लार्जली वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल वगैरह। तो डाइवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, मगर जो पुराने सिस्टम्स हैं जो सोवियत ओरिजिन के हैं या रशियन ओरिजिन के हैं, वो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, वो अभी भी रूस से आएंगे। तो जो रूस और भारत का रिश्ता है, डिफेंस रिलेशनशिप, वो अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे खाड़ी देशों से होने वाला कारोबार पर इन दिनों इजराइल हमास युद्ध का साया छाया हुआ है। खाड़ी देशों से भारत को कच्चे तेल, गैस का आयात पर भी इसका असर पड़ सकता है। इजराइल से नाराज हूती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर में कारोबारी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जहाज़ को भी निशाना बनाया गया और ये भी आशंका है कि जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, उससे कुल मिलाकर कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम का जो रूट है तेल के आयात का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अभी तक भारत पर अभी तेल कीमतों का असर नहीं पड़ा है। एमवी केम प्लूटो और एमवी साईबाबा, एक केमिकल टैंकर जहाज और एक कच्चे तेल का टैंकर, समंदर में भारत के रास्ते पर थे जब उन पर ड्रोन से हमला हुआ। लाल सागर और अरब सागर में ऐसे 15 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर अब तक हूती विद्रोही हमला कर चुके हैं। हूती विद्रोही गाजा पर इजरायल के हमले से नाराज हैं और हमले रुकने तक उन्होंने समंदर में इजरायल से किसी भी तरह जुड़े हर जहाज को निशाना बनाने का फैसला किया है। लेकिन इसका खमियाजा बाकी देशों के जहाज भी भुगत रहे हैं, वो भी हूती विद्रोहियों का निशाना बन रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया की कई जहाज और तेल कंपनियों ने इस रास्ते का इस्तेमाल अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। अगर ये सिलसिला लंबा चला तो जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा। इससे माल ढुलाई महंगी पड़ेगी, जिसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों पर निश्चित पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बाजार स्थिर दिख रहा है। टैंकर पे जो है मिसाइल अटैक हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और उस वजह से वहां जो है कोई तेल का जो है फैलाव हो जाता है, स्पिल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है तो कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन अभी तक आज के जो हालात है वो मुझे लगता है बाजार की जो कीमत है उसमें वो फैक्टर इन किया जा चुका है और कुल मिला के जो मूवमेंट है जिस हिसाब से नेवी भेजी गई है तमाम देशों के द्वारा, उसलिए लगता है कि फिलहाल बाजार में वो कंफर्ट है कि शायद कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड का अगर आंकड़ा देखें तो दाम कमोबेश स्थिर ही हैं। आंकड़ा देखें तो दाम ऊपर नीचे होते तो दिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 18 दिसंबर को प्रति बैरल $77.95 की कीमत थी, ये बढ़कर 21 दिसंबर को $79.39 हुई, 26 दिसंबर को $81.07 और 27 दिसंबर को $80.46। जानकार मानते हैं कि अगर पश्चिम एशिया में हालात ज्यादा न बिगड़े तो तेल के दाम स्थिर बने रहेंगे। ऊपर से मांग भी बहुत ज्यादा नहीं है, सप्लाई स्थिर बनी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका की पाबंदी के बावजूद ईरान भी कच्चा तेल बेच रहा है। रूस पर भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है, लेकिन वो भी भारत, चीन जैसे कई देशों को अपना तेल बेच रहा है। जो हूथीज हैं उनके पीछे मुख्य समर्थन ईरान का है और ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है कि तेल की कीमतें भी अच्छी बनी रहें और साथ में उनका तेल पूरे बाजार में जाता रहे। सैंक्शंस के बावजूद ईरान का तेल जो है धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ रहा है
और उस पर अमेरिका जिस पहले की तरीके से शोर नहीं कर रहा है या उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। कुल मिला के अमेरिका भी चाहता है ईरान का तेल बाजार में आता रहे, जिससे कि रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगे हैं उससे किसी तरह से सप्लाई साइड में कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए। इस बीच अरब सागर और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से निपटने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। भारत ने भी अपने कई जंगी जहाज अरब सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क और फ्रांस की ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA CGM ने फिर से अरब सागर के रास्ते अपनी आवाजाही शुरू कर दी है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आतंकी वारदात में आई तेजी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आतंकवादियों से लड़ने के साथ आम लोगों के दिल को जीतना इस चुनौती को दोगुना कर देती है। आतंकवादी इन्हीं आम लोगों के बीच छुपकर अपनी कार्रवाइयों को, अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पिछले दिनों आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले से सेना के 4 जवानों का शहीद होना और फिर सेना द्वारा पूछताछ के लिए ले जाए गए आम नागरिकों में से 3 लोगों की मौत ने कई नए सवाल खड़े किए हैं। स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे पुंछ राजौरी के दौरे पर गए और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों को कहा कि आतंकवाद से सख्ती से लड़ना है, लेकिन साथ ही ऐसी कोई चूक भी नहीं करनी है कि देशवासियों को किसी तरह का नुकसान हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा ऐसे समय हुआ जब हाल ही में एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और उसके बाद पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत पर सवाल उठते रहे। राजौरी में राजनाथ सिंह सैन्य टुकड़ियों से मिले और उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बीते 7 महीनों में आतंकी हमलों में 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। सैन्य कर्मियों से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के उनके जज्बे की तारीफ की, लेकिन जोड़ा कि उन्हें दिलों को जीतने की भी जरूरत है। देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों का विश्वास आप प्राप्त करें। सैन्य कर्मियों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिले, फिर उन घायलों से भी मुलाकात की जिनका आरोप है कि सेना द्वारा पूछताछ के दौरान उनकी यह हालत हुई। सफीर मोहम्मद, शब्बीर अहमद और शौकत हुसैन के घर वालों का आरोप है कि उनकी मौत यातना दिए जाने की वजह से हुई। इस मामले में सेना जांच कर रही है और एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारों को अटैच किया जा चुका है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उनका भरोसा फिर से जीता जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे पर रक्षा विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जो एक्सपेक्टेशन था राजनाथ साहब से वो तकरीबन पूरा ही हो गया। राजनाथ साहब की बात यह है कि वो एक तजुर्बेदार मिनिस्टर हैं और संदेश जो है जिस तरीके से वो देते हैं वो बड़ा बैलेंस्ड और समझदार होता है। इसमें भी जाकर उन्होंने आर्मी को, पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको सलाह दी है जिस तरीके से बिठाकर, और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं समझता हूं वो बहुत ही बैलेंस्ड शब्द है कि देखिए ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, ऑपरेशंस के अंदर चूक भी होगी कभी कभी, मगर जरूरी है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा करें, इसके ऊपर निकलें, हम इससे बाहर निकलें
और दिलों को जीते। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर जैसे जगह या नॉर्थ ईस्ट में कहीं देखिए जहां पर भी इस तरह का आतंकवाद है, ऑपरेशन जब करती है फौज तो हर दफे दो उसके पहलू होते हैं। एक तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो काइनेटिक ऑपरेशन कहलाए जाते हैं, आप कहिए कि बंदूकों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उनको ऑपरेशन को लड़ा जाता है। मगर दूसरा पहलू जो होता है वो दिलों की लड़ाई होती है। वो दिलों के साथ जाकर, क्योंकि ऐसी स्थितियों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल उस इलाके पे नहीं होता। वो फौज वहां जाती है, वो रहन सहन उनका देखती है, वो पब्लिक के साथ मिलजोल करके रहती है और उसके वजह से उनका उत्साह, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाती है। तो मैं समझता हूं कि राजनाथ साहब ने जाकर जो सलाह दी है वो बिल्कुल सही दी है। कोई अगर ये सोच रहा था कि माननीय रक्षा मंत्री जाकर और किसी तरीके से वहां पर आवाज उठाकर लोगों से बात करेंगे कि गलतियां आपकी इस प्रकार से हुई हैं, मैं समझता हूं वो भी अब समझ हो गए होंगे कि इस तरह से नहीं होता है। लीडरशिप में जब इस तरह का कोई चूकपन होता है, जब फेलियर होता है, तो जाकर उत्साह बढ़ाना है और साथ में सलाह देनी है। मैं समझता हूं राजनाथ साहब ने दोनों चीजें बड़ी आला दर्जे से की है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का समर्थन ही रहा कि बीजेपी फिर सत्ता में आई और धमाकेदार तरीके से आई। ये अलग बात है कि लाडली बहनों के मामा शिवराज चौहान को कुर्सी इस बार नहीं मिली। एक नए चेहरे मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन नए मुख्यमंत्री के सामने शिवराज सिंह चौहान के किए वादे हैं जिन्हें अमल में लाने का वो दावा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का चुनावी वादा किया था, तो बीजेपी ने लाडली बहना को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर दी थी, वादा कर दिया था। अब इस वादे की जमीनी हकीकत क्या है, देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शशि गवड़े भोपाल के भीमनगर में रहती हैं। 5 लोगों का परिवार है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपए मिलते हैं। 35 से 40 दिनों तक एक सिलेंडर चलता है। कनेक्शन भी इनके नाम पर है। पहली बार 910 रुपए में सिलेंडर मिला, 460 रुपए की सब्सिडी आ गई, यानी 450 रुपए में सिलेंडर मिल गया। अब 3 महीने से बस इंतजार है। सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? वही 910 रुपए में। एक बार सब्सिडी आई थी आपको? सितंबर में आई थी, उसके बाद नहीं आई। उससे पहले भी नहीं आई, बहुत टाइम से नहीं आई है। कितने महीने में सिलेंडर खाली होता है अक्सर आपके? ये 1 महीना 10 दिन में हो जाता है। मतलब हर महीने 920 रुपए दे रहे हैं। सब्सिडी का कोई आता पता? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। उज्ज्वला योजना में भी आपका नाम था? नहीं, नाम था? नहीं, उज्ज्वला योजना का हमने भरा ही नहीं, क्योंकि जो भर रहे थे उन लोगों ने बोल दिया आपको परमिट पे पहले से मिला है तो अब नहीं मिलेगा। पूनम मजदूरी करती हैं, इन्हें भी 1 महीने की सब्सिडी के 460 रुपए मिले। अब इंतजार ही है। लाडली बहना का जो फॉर्म आपने भरा उसका पैसा बराबर आ रहा है? हाँ, बराबर आ रहा है। अच्छा, आपको वादा किया गया था कि लाडली बहनों को 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा? हाँ, तो एक ही बार आया, उसके बाद कोई नहीं आया। रक्षाबंधन के बाद आया था, फिर नहीं आया। 450 रुपए एक ही बार आया। क्यों नहीं आया, कुछ वजह? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उस समय आपने कितने पैसे जमा किए थे? 920 रुपए। फिर उसके बाद फिर 910 का हुआ, अभी 910 का मिल रहा है। कितनी परेशानी होती है जब सिलेंडर इतना महंगा होता है? जो करने वाला होता है उसका भर जाता, जो करने वाला नहीं होता उसका भर ही नहीं पाता। बच्चे शांति बैठे रहते, कहाँ से भरेंगे? बताओ मेरी बहनों, कोई ये सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डाल देंगे? बोलो, कोई ये सोचा था क्या? अरे फिर से बताओ, सोचा था क्या कभी? इन सब हितग्राहियों के मामा यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायदा किया था कि इन्हें सिलेंडर 450 रुपए में ही मिलेगा। चाहे गरीब बहन हो, चाहे 5 एकड़ के किसान परिवार में हो, उन सबके खाते में सीधे पैसा डालूंगा, और वो भी साल में एक बार नहीं, हर महीना डालूंगा, हर महीना। आचार संहिता लगने से ठीक पहले 6 अक्टूबर को पूनम शशि जैसी हितग्राहियों के खाते में 219 करोड़ रुपए की कुल राशि आ गई, लेकिन उसके बाद से 909 रुपए के सिलेंडर पर किसी को सब्सिडी नहीं मिली। विधानसभा में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समापन पर जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि संकल्प पत्र हमारे लिए गीता की तरह पवित्र है
रामायण की तरह पवित्र है और संकल्प पत्र में जो भी वादे हमने किए हैं उन्हें हर हाल में हम पूरा करेंगे। तो इसके बाद कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं। 450 रुपये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी थी कि मध्य प्रदेश में जो वचन आए हैं, जो घोषणा पत्र हुआ, पूरा होगा। एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। नया मंत्रिमंडल बना है आज, शायद पहली कैबिनेट में करें, ऐसी आशा है। राज्य में 1,31,00,000 लाडली बहनें हैं। शर्त ये थी कि जिनके नाम पर खुद गैस कनेक्शन है, सिर्फ उन्हें ये सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में 32,62,000 बहनें ही गैस सब्सिडी के लिए पात्र हुई। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया, जिसमें 9वें पन्ने पर साफ लिखा है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये शशि जैसी हितग्राही बता देंगे। वैसे सरकारी सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग के पास डिमांड है, पैसे मिलते ही मिल जाएंगे, लेकिन कब, ये कोई नहीं बता रहा। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। 2024 के आम चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां देश में दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस भी कमर कस रही है और इसी के तहत भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी अपनी दूसरी यात्रा, जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा, निकलने वाले हैं। कांग्रेस की यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति दे दी है। पूर्व से पश्चिम तक की कांग्रेस की यात्रा 14 राज्यों में 85 जिलों से गुजरेगी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और फिर उसके बाद नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र में मुंबई पहुंचेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के बड़े जनसंपर्क अभियान के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जहां जहां से यात्रा भी निकलेगी, उनमें से ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। अब क्या होगा इस यात्रा से, बता रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। एक बात और बताते हैं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पदयात्री थे, यानी पैदल चल रहे थे। भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी हमेशा पदयात्रा नहीं करेंगे, यह यात्रा बसों के जरिए भी होगी और शायद इसीलिए पिछली बार 4500 किलोमीटर चले थे, इस बार 6200 किलोमीटर चलने का इरादा है। कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की सबसे बड़ी पार्टी हम सब जानते हैं, लेकिन गठबंधन की बाकी सहयोगी पार्टियां अब सीट बंटवारे में उसे लगातार बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। खास तौर पर वो स्थानीय पार्टियां जो क्षेत्रीय दलों के तौर पर काफी ज्यादा अपने सूबे में मजबूत हैं। ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अब सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान से राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का समझौता न करने की गुजारिश की है। राज्य कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग समझौते के खिलाफ है। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राज्य के नेताओं से बातचीत की, उनकी राय जानी है। बिहार में भी सीटों को लेकर खींचतान कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय पार्टी के नेताओं के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए बेहद अहम है। और अगर मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच हुई बैठक अगर कुछ संकेत हैं, तो इसका जवाब देना अभी कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक
बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर मांग की कि राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़े। परगट सिंह जैसे नेताओं ने तो खुलकर इस बात की वकालत की। हालांकि बैठक में कुछ नेता आम आदमी पार्टी से समझौता करने के पक्ष में भी थे। बैठक में राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीट शेयरिंग के ऊपर भाई कोई बात चली ही नहीं। लीडरशिप की तरफ से सीएलपी और पीसीसी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने सुन लिए, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी पसोपेश में दिखाई पड़ती है। पंजाब और दिल्ली को मिलाकर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों में गठबंधन नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान फिलहाल महज 20 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में डालने के मूड में नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी टेंशन बिहार को लेकर भी है। मंगलवार को बिहार के पार्टी नेताओं के साथ भी खरगे और राहुल गांधी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के नेताओं ने आलाकमान से सम्मानजनक सीटें लेने की मांग की। सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए बनाई गई नेशनल अलायंस कमेटी के साथ 29 दिसंबर को बिहार के नेताओं की बैठक होगी। 2019 में आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस बार गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है, लिहाजा सीटों के बंटवारे में हिस्सेदार भी ज्यादा हैं। चर्चा यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी इस बार कांग्रेस को महज 4 से 6 सीटें देना चाहती हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी सीटों की संख्या पर सहयोगियों के बीच बातचीत नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ये मानते हैं कि इस बार पार्टी को थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। महागठबंधन में नई पार्टी जेडीयू आई है, उनके कुछ सिटिंग सांसद हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, हमारी पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, फ्लेक्सिबल होके एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। गठबंधन में ये लोग लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे कि कांग्रेस को सारा सीट लड़ना पड़ेगा? 4 क्या हो सकता है कांग्रेस को 40 लड़ना पड़े। गठबंधन ही उनका डगमगाया हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने बड़ा धोखा दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए अलायंस से प्यार का। उन्हीं को कुछ भी नहीं बनाया और वो हमें छोड़ कर गए तो क्या मिला? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें हैं। राज्य में रस्साकशी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच केवल सीटों को लेकर नहीं है। 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिकायत की कि कांग्रेस अगर बीएसपी के साथ समझौता करने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाएगी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उस पर बड़े भाई जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाती आई हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चला है कि इस बार का लोकसभा चुनाव उसके लिए रिवाइवल नहीं बल्कि सर्वाइवल वाला चुनाव है। जाहिर है ऐसे में पार्टी के सामने छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचा हो। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। 2024 को चुनावों का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के अलावा रूस, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अगले साल ही चुनाव होने हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में आम चुनाव हैं। अभी से अटकलें लगने लगी हैं कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल GNN यानी जी न्यूज़ नेटवर्क ने एक सर्वे ने नवाज शरीफ के फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन खास बात यह है कि सर्वे में सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP को ही शामिल किया गया है, जबकि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को इस सर्वे से अलग रखा गया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद इमरान खान लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश चल रही है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह की इस खास रिपोर्ट से। 2024 में भारत में तो आम चुनाव हैं ही, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चुनाव है। पाकिस्तान के चुनाव की तारीख 8 फरवरी है।
चुनाव मुख्य तौर पर 3 पार्टियों के बीच होना है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान जेल में बंद हैं। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी पीटीआई को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची गई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के आंतरिक चुनाव को अवैध बता दिया और सजा के तौर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया। हालांकि रावलपिंडी हाईकोर्ट ने पीटीआई को बैट का चुनाव चिन्ह जो है वो वापस दे दिया, लेकिन पीटीआई का भविष्य पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और चुनाव आयोग की मर्जी पर टिकी है। खुद इमरान खान इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली 3 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल बरकरार है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनको 3 साल की सजा दी गई है और इसी आधार पर उनको 5 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है। उनकी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखा है, लेकिन क्योंकि सजा बरकरार है इसलिए चुनाव लड़ने की वो पात्रता नहीं रखते। चुनाव से पहले कोर्ट से उनको कोई राहत मिलेगी, इस पर शक है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उनको पीटीआई लीडर के तौर पर भी अपने रिकॉर्ड से निकाल दिया है। अगर पीटीआई को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है तो ऐसे में मुख्य मुकाबला पीएमएलएन और पीपीपी के बीच होगा। इस बीच पाकिस्तान में एक चुनावी सर्वे हुआ है जिसमें इमरान खान की पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, शायद यही सोचकर कि पीटीआई चुनाव नहीं लड़ पाएगी। सर्वे पाकिस्तान के सभी प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और संघीय क्षेत्र इस्लामाबाद में किया गया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 266 सीट के लिए ही होता है। 60 सीट महिलाओं और 10 सीट गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित है, इसलिए सर्वे सिर्फ 266 सीटों पर किया गया है। इसमें नवाज शरीफ की पार्टी को 107 सीटें, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को 55 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो जताया गया है। सरकार बनाने के लिए 134 सीट चाहिए, यानी कि सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी उम्मीद में नवाज शरीफ जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं, जो हाल ही में 4 साल के निर्वासन के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन अधिकतर मामलों में उनको राहत मिल चुकी है। सर्वे में अन्य के खाते में 104 सीटें दी गई है। क्योंकि इमरान खान की पार्टी को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए माना जा सकता है कि अन्य के खाते में जो 104 सीटें दी गई हैं उनमें बड़ा हिस्सा जो है वो पीटीआई का हो सकता है। क्योंकि इमरान खान की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटों में सर्वे में पीएमएलएन और पीपीपी को महज 5-5 सीटें मिली हैं, जबकि 35 अन्य के खाते में गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का गढ़ रहा है। सबसे बड़े प्रांत पंजाब में भी इमरान खान की सरकार थी, हालांकि पंजाब नवाज शरीफ की पार्टी का गढ़ रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत की पुल के नीचे से अभी बहुत पानी बहना बाकी है।